हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 5 की पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय लोग कौन थे। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, तो उस परिवर्तन में अलग अलग तरह के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए थे, जिनमें से एक थे जनजातीय लोग। अब जानेंगे कि जनजातीय लोग कौन थे। जिस वक्त सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, आर्थिक परिवर्तन हो रहा था और कई समाज विकसित हो रहे थे, उस वक्त उस समय के जो इतिहासकार थे और जितने भी मुसाफिर थे, यानी कि इस उपमहाद्वीप में जितने भी लोग बाहर से आते थे घूमने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाया करते थे, ऐसे जो मुसाफिर हुआ करते थे, उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। क्योंकि जो इतिहासकार थे वो इतिहास लिखा करते थे, मुसाफिरों के बारे में भी हर जगहों के बारे में पता होता था कि कौन सी जगह में किस तरह के लोग रहा करते हैं। क्योंकि जो मुसाफिर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह किसी न किसी काम से, किसी व्यापार से जाया करते थे। जितने भी इतिहासकार थे उस वक्त के मुसाफिर थे, उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ बातों को छोड़ दें, तो जो जनजातीय लोग होते थे वो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते थे, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जनजातीय लोग कौन होते थे? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे लोग जो जंगलों में रहा करते थे और जिन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए जाति व्यवस्था को नहीं माना था, उनके नियमों को नहीं माना था, उनकी वर्ण व्यवस्था को नहीं माना था, बल्कि उनका अपना, यानी जनजातीय लोगों का अपना नियम होता था और वो लोग अपने तरीके से रहा करते थे। ये जो जनजातीय लोग होते थे उन्होंने कभी भी लिखित दस्तावेज नहीं रखा था, लेकिन उनके जो रीति रिवाज होते थे उनको उन्होंने मौखिक परंपराओं के जरिए वो संरक्षण देते थे। यानी कि उनके जितने भी रीति रिवाज होते थे उनकी एक परंपरा थी, मौखिक परंपरा, वाचिक मौखिक परंपरा, यानी कि वो अपनी बातों को बोलकर आगे बढ़ाया करते थे। उनके जितने भी वंश हुआ करते थे वो अपने वंशों को, अपने रीति रिवाजों के बारे में मौखिक रूप से बताया करते थे। मौखिक रूप से वो अपने रीति रिवाजों का संरक्षण करते थे और ये जो परंपराएं थी हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मीन्स कि अगर कोई पूर्वज होता था और वो पूर्वज वो अपने रीति रिवाजों को, अपने वंशों को बोल कर बताया करते थे, फिर वो जो वंश हुआ करती थी वो अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली जो वंश होते थे उनको भी बोलकर बताया करती थी। इस तरह से वो अपने रीति रिवाजों को संरक्षण करते थे। आज के जो इतिहासकार हैं जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए ये जो मौखिक तरीके से बोले गए परंपरा थी उनको इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कि आज के इतिहासकार जनजातियों के बारे में जब इतिहास लिखते हैं तो वो किस तरह से इस इतिहास लिखते हैं, उनको सोर्स कहाँ से मिलता है? तो जो भी मौखिक परंपराएं होती हैं, यानी कि बोल करके जो रीति रिवाजों को बताया जाता है, बोल करके जिन रीति रिवाजों को बताया जाता है, ऐसे बोली हुई जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो इतिहास है, उन्हीं का इस्तेमाल इतिहासकार अपने इतिहास लिखने में करने लगे हैं। यानी कि इतिहासकार किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जनजातियों ने जो परंपरा बनाई है, मौखिक तरीके से वो अपनी रीति रिवाजों को बताते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में पाए जाते थे। जो जनजातीय लोग होते थे भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में वो रहा करते थे। किसी भी एक जनजाति का जो इलाका हुआ करता था और जो प्रभाव हुआ करता था वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता था। एक जनजाति फिर कहीं और उनका इलाका हो जाता था, उनका प्रभाव वक्त के साथ बदलता रहता था। किसी वक्त किसी जनजाति का जो प्रभाव होता था, ताकत होता था, कम होता था, फिर किसी समय उनका प्रभाव, उनकी जो ताकत होती थी वो ज़्यादा होती थी। कोई शक्तिशाली होते थे। कुछ शक्तिशाली जो जनजाति हुआ
करते थे उनका बड़े इलाकों पर कंट्रोल था। यानी कि कुछ ऐसी जनजाति थी जो शक्तिशाली हुआ करते थे और उनका, चूँकि वो शक्तिशाली हुआ करते थे इसलिए उनका बड़े इलाकों पर कंट्रोल था, नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में एक जनजाति थी जिसका नाम था खोखर जनजाति। वो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान वो बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। यानी कि पंजाब में पहले खोखर जनजाति का महत्व था, उनका प्रभाव था, लेकिन बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। जो गख्खर लोग होते थे, जो गख्खर जनजाति थी, उनके एक मुखिया थे, उनका नाम था कमाल खान गख्खर। कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुग़लों ने अधिकार कर लिया था, लेकिन मुल्तान और सिंध में मुग़लों के जरिए अधिकार करने से पहले लंगा और अरगुन जनजाति के लोगों का प्रभुत्व मुल्तान और सिंध के विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी। वो जनजाति कौन सी थी? वो जनजाति थी बलोच। ये जो बलोच जनजाति थी वो छोटे छोटे खानदानों में बटे हुए थे और हर एक खानदान का अलग अलग मुखिया हुआ करता था। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। यानी कि उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था, वहाँ पर उनका राज था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। यानी कि आज जिसे हम बिहार कहते हैं, झारखंड कहते हैं, इसके कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाही जनजाति का जन्म हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें हरा दिया था। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन यानी कि गुलाम नहीं बनाए गए थे। जो चेर जनजाति थी वो पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के वक्त में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था और ये जो जनजाति थी इनको अपना अधीनस्थ बना लिया था। यानी कि फिर उनको अपने अधिकार में कर लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाली जो महत्वपूर्ण जनजाति है जैसे मुंडा और संताल थे। हालांकि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये जो मुंडा और संताल थे वो उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली जनजाति, बेराज जनजाति और कई दूसरी जनजाति रहा करते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। कोरागा जनजाति थी, वेतर जनजाति हुआ करती थी, मारवाड़ भी जनजाति हुआ करती थी। आगे लिखा है, भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में रहा करती थी। यानी कि भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत में आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। यानी कि 16वीं सदी के अंत में आते आते भीलों की बड़ी जनजाति में से कई एक जगह बस गए थे, वो खेती करने लगे थे, यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल ऐसे थे, कई वंश ऐसे थे, खानदान ऐसे थे जो शिकारी संग्राहक बने रहे, यानी कि जानवरों का शिकार करते रहे थे। मौजूदा जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे।
खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ रहा करते थे और जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनकी ज़िंदगी दूध और दूसरे पशुचारी उत्पादों पर, यानी कि ऐसे जानवर जो चरा करते थे, ऐसे पशुओं के उत्पादन पर निर्भर था, यानी कि जानवरों से ही उन्हें दूध, अंडा, मांस मिलता था। वे खेतीहर गृहस्थों से, यानी कि जो खानाबदोश होते थे वो खेतीहर गृहस्थों से, यानी जो खेती करते थे, जो एक जगह रहते थे, उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन लिया करते थे और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी किया करते थे, यानी कि वो पशुओं का जो उत्पाद होता था उन्हें देते थे और बदले में वो सामान लिया करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। कुछ ऐसे खानाबदोश हुआ करते थे जो घूम घूम कर रहा करते थे, वो जानवरों पर सामान की भी ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वो सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। अपने जानवरों के ऊपर वो सामानों को लाद लेते थे और फिर जहाँ जाते थे वहाँ पर अपने सामानों को बेचते थे या फिर वहाँ से किसी और सामान की वो खरीदारी करते थे। बंजारा लोग मीन्स कि जो घूमा करते थे, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, ऐसे लोगों को बंजारा लोग कहा जाता है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, यानी कि ऐसे खानाबदोश थे जो व्यापार की दृष्टि से लाभकारी थे। उनका जो कारवां टांडा कहलाता। कारवां मीन्स कि बहुत सारे बंजारों लोगों का अपना एक समूह होता था, उनके अपने जानवर हुआ करते थे और वो लोग एक समूह में चला करते थे, इसे ही कारवां कहा जाता है। कारवां, जो बंजारा लोगों का जो कारवां होता था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल किया करते थे। नगर के बाजारों तक अगर अनाज की ढुलाई करना हो तो वो बंजारों का ही इस्तेमाल किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है। संस्मरण मीन्स होता है किसी यादगार बातों को लिखना। बादशाह जहांगीर जो थे उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे अलग अलग इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचा करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान, यानी कि जब किसी राजा के साथ, किसी बादशाह के साथ अगर युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, जो सेना के अभियान होती थी, उसके दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। जो बंजारे हुआ करते थे वो क्या करते थे, मुगल सेना के लिए वो खाने के सामानों की ढुलाई का काम करते थे, क्योंकि जो सेना का अभियान होता था, जो लड़ाइयाँ होती थी वो कई राज्यों में होती थी। अगर किसी राज्य में अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ तक मुगल सेना के लिए खाने के सामान की ढुलाई कौन करते थे, बंजारे किया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब किसी भी बादशाह की जो सेना हुआ करती थी वो कम नहीं हुआ करती थी, बल्कि लाखों में हुआ करती थी। इतनी बड़ी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। यहाँ लिखा है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, यानी कि खानाबदोश कौन होते हैं और भ्रमणशील समूह कौन होते हैं जो घूमा करते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। जो खानाबदोश होते हैं वो घूम घूम कर रहा करते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं, यानी कि पशुओं को चराते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। चरागाह किसे कहते हैं, जहाँ पर पशु चरते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या करते हैं, दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, यानी कि पिछले साल जहां पर उन्होंने दौरा किया था, जहां पर उन्होंने व्यापार किया था, वो फिर दोबारा उस जगह पर आते हैं। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में, यानी शुरुआत में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी थे जिनका नाम था पीटर मुंडे। उन्होंने बंजारों के बारे में ये बताया, ये वर्णन किया कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, मीन्स कि उनके एक कारवां से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, यानी कि पूरे बीवी बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं, यानी कि एक कारवां में कई परिवार होते हैं।
उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। सौदागर कौन होते हैं? जो किसी भी सामान का मोल भाव करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। यहाँ लिखा है कि कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर वो नियुक्त किए जाते हैं। सौदागर उन्हें भाड़े पर नियुक्त करते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वो खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो महंगा बिकता है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ों को लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ क्या लिखा है कि वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़मीन है जहाँ पर पशु चर सकते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ लिखा है कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। जो पशुचारी जनजातियाँ होती थीं, यानी कि जो पशुओं को चराने का काम करती थी, ऐसी जो पशुचारी जनजातियाँ होती थी वो मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालती थी, पोसती थी और उनको अमीर लोगों के हाथ बेचती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की अलग अलग जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और उनको बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों यानी नाचने वालियों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो अलग अलग नगरों और गांवों में कमाई करने के लिए अपनी कला का वो प्रदर्शन किया करती थी और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वो गांवों में कमाई किया करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, कई कारखाने होते गए, कई बाज़ार बनने लगे थे, नए हुनर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थीं। एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। जितने भी दूसरे जनजाति थे और सामाजिक समूह थे उनको भी जाति विभाजित समाज में, यानी कि ऐसा समाज जो जाति के हिसाब से बटा हुआ हो, उसमें शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण समाज के संगठन का आधार नहीं बनी, बल्कि जाति समाज के संगठन का आधार बनी। यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। यानी कि ब्राह्मणों ने एक सभा की थी, उन्होंने जाति के ऊपर विचार विमर्श किया था, उसी का वर्णन मिलता है। यहाँ लिखा है कि वे रथकारों यानी शाब्दिक अर्थ में रथ बनाने वाले लोगों को कहा जाता है। रथकार उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्राह्मण रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। और इस तरह से सबसे पहले उन्होंने कामकाज तय किए, फिर उनकी जाति ब्राह्मणों ने तय। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए।
धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यानी कि जो हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे उनको भी नए राजपूत के अंतर्गत मान लिया गया। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए थे। धीरे धीरे उन्होंने, यानी कि जो नए राजपूत थे, उन्होंने पुराने शासकों की, पुराने राजाओं की जगह ले ली थी, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यानी कि जहाँ पर कृषि होता था वहाँ के वो शासक बन गए थे। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। यानी कि जो कृषि वाले क्षेत्र थे वहाँ कई परिवर्तन हो रहे थे और जो राजा बन गए थे, शासक बन गए थे, उन्होंने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का, अपनी धन का भी उन्होंने, अपनी संसाधन का, धन का उन्होंने इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में, यानी राजा के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, यानी कि उनको भी फॉलो किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। पहले जनजातियां जो होती थी उन्होंने ब्राह्मणों के जो जाति व्यवस्था थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी, उनमें भी जाति बन गई थी और वो जातियां किसने बनाई थी? ब्राह्मणों ने बनाई थी। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। लेकिन कुछ प्रमुख जनजाति थे, चुने हुए जनजातीय परिवार ही थे जो शासक वर्ग में, यानी कि राजा के वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई और उनकी जो बहुसंख्यक आबादी थी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, क्योंकि वो जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं रखते थे। ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्था बनाई थी, ऊंच नीच भेदभाव बनाए थे, उनको कई जनजातियों ने नहीं अपनाया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। यानी कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियां थीं, जिनका प्रभुत्व था, वो जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। यह लिखा है कि सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था गैर बराबरी वाला सामाजिक व्यवस्था, यानी कि ऐसा सामाजिक व्यवस्था जिसमें बराबरी ना हो, जिसमें गैर बराबरी हो, जिसमें ऊंच नीच बताया गया हो, इन इलाकों में, यानी जिन इलाकों में जनजातियों का प्रभुत्व था उन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। यानी कि ऐसी जनजातियों ने ये इनकार कर दिया कि वो जाति व्यवस्था मानते हैं। यानी जितने भी जनजाति थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो जाति व्यवस्था थी उनको स्वीकार नहीं किया। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी जनजाति लोगों के बीच में जो सामाजिक बदलाव हुए थे उनसे गहराई से जुड़ी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नज़दीक से एक नज़र। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।